अस्सलाम वालेकुम पागुलस, मेरा नाम है सुनील मज और मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। हमारे मुल्क में गाड़ियों का जो एक है ना क्रेज़ है लोगों के अंदर, वैसे वर्ल्ड वाइड भी है, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि डेफिसिट बजट जो अनाउंस करती है। डेफिसिट बजट का मतलब ये होता है कि हमारे पास आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और उसके बाद हम पूरी दुनिया में देख रहे होते हैं कि इंटरनेशनल डोनर हमें पैसे दे दें, कोई हमें IMF पैसे दे दे, फिर जो हमारे दोस्त मुल्क हैं वो पैसे दे दें ताकि हमारा जो बजट पूरा हो। तो बजट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को गाड़ियों पर होता है। हर साल मई और जून का महीना गाड़ियों की इंडस्ट्री के लिए वैसे ही बुरा होता है। आजकल तो खैर पूरा साल ही बुरा चल रहा है। पिछले साल मई से जो है गाड़ियों की जो CKD किट्स होती हैं इनकी जो इंपोर्ट है उसके ऊपर बैन था। बैन तो नहीं था, खैर अनसेड एक बैन था जिसकी वजह से गाड़ियों के अंदर काफ़ी मसाइल का शिकार हैं हम लोग। तो मेरी तो एक जो है ना इकोनॉमिक्स बड़ी वीक है। हमारे लम्स के दोस्त भी हैं अली खिदर साहब और बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। हमने कहा जी इनको बुला के इनसे शेयर करते हैं। तो अली भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक ठाक सर, बजट की आमद है, आपको भी लोग फ़ोन कर करके पूछते होंगे सर क्या आने लगा है, क्या आने लगा है। तो और मुझे तो मैं परेशान हूँ, मेरे से लोग ऐसे पूछते हैं जैसे मैंने शायद बनाना है कि गाड़ियों में क्या होगा। तो हमने कहा आपसे पूछते हैं। सबसे पहले तो बजट पे जाने से पहले एक जनरली एक ओवरव्यू ले लेते हैं हमारी इंडस्ट्री के बारे में। मेरी आपकी अक्सर गपशप होती रहती है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, हम पहले भी पॉडकास्ट करते रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो अभी सूरत हाल ये है कि लास्ट ईयर मई से जब से CKD किट्स के ऊपर बैन शैन लगा था, बैन तो नहीं था बट अगेन अनसेट बैन था, स्टेट बैंक नहीं मंगाने दे रहा था, फिर कोटा सिस्टम शुरू हुआ। तो ऑटो इंडस्ट्री के सूरत हाल आपके सामने हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम उस पर गहरी नज़र देखें तो ज़्यादातर इदारे पिछले साल हर अगले महीने पता लगता है जी क्लोजर है, बंद है, कंपनियां लॉस कर रही हैं। सुजुकी ने ह्यूज लॉस किया है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रहा था कि टोयोटा ने इस साल के पहले क्वार्टर में ऑल दो पिछले साल से कंपेयर 37% कम कमाया लेकिन 3.22 बिलियन का प्रॉफिट किया है। तो एज एन इकोनॉमिस्ट आप कैसे देखते हैं कि एक ही इंडस्ट्री में एक प्लेयर जो है वो ह्यूज लॉस कर रहा है, दूसरा प्लेयर प्रॉफिट कर रहा है, पहले से कम कर रहा है लेकिन कर रहा है। तो क्या ये केस ऑफ मिसमैनेजमेंट है एक प्लेयर के ऊपर, या जनरली आपको लगता है कि कोई और इकोनॉमिक्स इसके पीछे? इसके पीछे डेफिनेटली कुछ और इकोनॉमिक्स है। अब आप देखें, पहले तो देखें कि गाड़ियाँ कितनी कम बिकी हैं। सुजुकी ने तकरीबन 50% गाड़ियाँ बेची हैं जो उससे पिछले साल बेची थी अभी 10 महीने में। जो इंडस ने है कि वो टोयोटा और यारिस जो है दैट्स डाउन बाय 55%, बट उसकी जो है जो फॉर्चूनर और जो IMV है जो उसके जिरीवो जो है वो 11-12% बढ़ी है। ठीक है, और वो हाई मार्जिन बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा उसमें कवर हो जाता है, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता कि वो इतना बड़ा लॉस है इतना प्रॉफिट दे। इसका मतलब है कि सुजुकी की कॉस्ट से आता है। इसका मतलब है कि सुजुकी शायद ट्रांसफ़र प्राइसिंग करता है। इसका मतलब है कि सुजुकी जो है अपना जो पार्ट है वो एक स्पेसिफिक वेंडर जो होगा जापान में या थाईलैंड में कहीं वहाँ से लेता है। और इसका ये मुझे ये गाड़ियों के पार्ट्स वालों ने बताया है ना कि मुख्तलिफ ये जो गाड़ियों के तीन पुराने प्लेयर्स रहे हैं इन तीनों में ये प्रैक्टिस रही हुई है। ख़ासतौर पे सुजुकी में लोग कहते हैं ये प्रैक्टिस ज़्यादा है कि वो जब आप पार्ट बनाने जाते हो ना तो पार्ट के लिए आपने उसके अंदर प्लास्टिक, उसके अंदर मोल्ड, बाकी चीज़ें ख़रीदनी होती है। तो वो कहते हैं इस जगह से लो। वो कहते हैं भाई ये मुझे $100 का दे रहा है, मुझे यही क्वालिटी की चीज़ यहाँ से मुझे $70 की मिल रही है। कहते हैं नहीं, आपने उसी से लेना है। ठीक है, आप $100 की लें, आप इसमें वैल्यू ऐड करें, हमें 105 की बेचें, आप अपने $5 कमाएं। वो करना शुरू करते थे, बट इवेंचुअली वो प्राइस में आपका कंज्यूमर पे कर रहा होता है। वो सुजुकी जेब से थोड़ी दे रहा है, तो पाकिस्तानी दे रहा है। ट्रांसफर प्राइसिंग होती है ना, क्योंकि सुजुकी कहता है कि जी कि मैंने जो R&D की, मैंने जो अपनी सुजुकी जापान के अंदर या जो वो कहता है कि मैंने गाड़ी बनाने की R&D की है, उसके ऊपर मैंने ये स्पेंडिंग की। अब यहाँ पे गाड़ी जब बिक रही है तो उस R&D को भी तो मैंने रिकवर करना है। भाई कितना रिकवर करना है आपने? 30 साल से आप उन्हीं मॉडल पे करते जा रहे हैं। आप देखिए मार्केट में हुआ, मार्केट में गाड़ी बिक नहीं रही, और आज कंज्यूमर जो है वो 40 लाख की वो कर्टस ले रहा है। उसकी प्राइस बढ़ने की वजूहत और भी हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन और सारा कुछ, लेकिन ये भी है। तो मेरे ख्याल में इन्हें चाहिए कि ये ओपन करें मार्केट को तो थोड़ा, ताकि ये ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म हो सके, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस लिहाज से पता ये लगता है कि लोकलाइजेशन जो है लॉन्ग टर्म में अगर किसी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सर्वाइव करना है तो लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी। बिकॉज वही बात है, अगर वो ट्रांसफर प्राइसिंग करते रहेंगे वही होगा जो आज हो रहा है। मैं किसी उस दिन बता रहा था कि एक आधे ब्रांड के अलावा बाकी तमाम ब्रांड की गाड़ियाँ हाजिर इनवॉइस पे शोरूम में मिल रही हैं। आप आज जाएं, अपने नाम की इनवॉइस पे गाड़ी ले सकते हैं, कोई ऑन जबकि कोई ऑन नहीं है, बल्कि समझ ले ऑफ है। मतलब ये मैं हमेशा लोगों को प्रेडिक्ट करता था। अब आप कभी कोई आपको कह रहे हैं कि जी आप गाड़ी, मतलब कराची में एक डीलरशिप ने लगाया हुआ है, आप गाड़ी खरीदें, फैमिली के साथ एक दिन मरी का स्टे ले लें। लाहौर में मैं जानता हूँ एक दोस्त को, उन्होंने गाड़ी ली, उन्होंने उनको टैंक फुल करा के दिया, उनको मैट दिए। हमें तो मुझे याद है हम गाड़ी लेते थे 7 बोतल लेके जाते थे, वरना वो बंद हो जाती रास्ते में। अच्छा, वो किया वाला लाहौर में मुझे भी उसने टैंक फुल करा के दिया था आज से 3 साल पहले, उनकी पॉलिसी। ठीक है, तो वो किसी ना किसी कंपनी में आजकल डिफरेंट पॉलिसीज आ रही हैं। बट ये मैं ये हमेशा कहता हूँ ये फ्रीबीज बड़ी छोटी सी हैं,
लॉन्ग टर्म में अगर आपको सर्वाइव करना है और जो हालत है इंडस्ट्री की, मुझे ये लगता है कि आपको अपनी कॉस्ट नीचे लानी पड़ेगी। ऐसे ही है। अब इसमें हमने बात की कि जी टोयोटा, सुजुकी या डिफरेंट की हम बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है कि यस, इस केस ऑफ मिस मैनेजमेंट रादर देन केस ओके जी सबके साथ बुरे लाते हैं। अगर एक इंडस्ट्री में एक प्लेयर पैसे बना रहा है और दूसरा नहीं बना रहा तो नहीं, लेकिन वो जो देखें, जो नहीं बना रहा, जो लॉस कर रहा है वो ट्रांसफर प्राइस कर रहा है, लेकिन जो बना रहा है वो भी बहुत कम बना रहा है। सो वो ये बात है कि इंडस्ट्री में इस वक्त सब सफ़र कर रही हैं, सब सफ़र कर रही हैं, और अगर किसी को ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो ट्रांसफर ज़्यादा कर रहा है, वो भी है। और इन्वेंट्री का भी मसला है, कई लोग जिन्होंने एडवांस इन्वेंट्री मंगाई हुई थी वो डॉलर महंगा हो गया, उनको गेन हो गया। अगर सुजुकी या जो जापानीज प्लेयर ज़्यादातर जस्ट इन टाइम पे चलते हैं उनको नुकसान हो गया ना, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। और दूसरा आप ये देखें, मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड है जो मैंने अभी आपको नंबर बताए कि छोटी गाड़ी जो है, यानी कि सुजुकी 50% गिरी है, ठीक है ना, आप यारिस सिटी ये भी तकरीबन 55% गिरी है, जबकि आप ये देखें फॉर्चूनर और हीलेक्स जो है उसकी जो सेल्स है वो बड़ी है, सही है, बड़ी है। हाँ। इतनी महंगी होने के बाद वो बड़ी है। अच्छा, दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात है, जो गाड़ी ज़्यादा बिक रही है वो BRV बिक रही है। हाँ, वो अपनी यूटिलिटी की वजह से कि वो 7 सीटर फैमिली कार है तो वो बिकना शुरू हो गई है, ठीक है, फॉर द प्राइस ऑफ इट। बट ये देखें कि इस सारी जो इकोनॉमिक सप्रेशन के अंदर जो हमारी एलीट है, जो पैसे वाला है, जो डॉलराइज एलीट है या उसने है, वो गाड़ियाँ ख़रीद रहा है, फॉर्चूनर और ये ज़्यादा बिक रही हैं, और जो आपकी छोटी गाड़ियाँ हैं उसकी कमर टूट गई है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट। अच्छा, वैसे मैं इस पर थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। रीज़न ये है कि गैस नंबर से नज़र आता है कि वो नहीं बिक रही, बट इट्स मोर ऑफ अ प्रोडक्शन इशू। सुजुकी में ये नहीं कि डिमांड नहीं है, सुजुकी की जो 50% सेल डाउन है उनके प्रोडक्शन का सीरियस इश्यूज है। सबसे ज़्यादा क्लोजर सुजुकी के प्लांट का है, सबसे ज़्यादा हो सकता है जस्ट इन टाइम पे वो हूँ, तो ये नहीं है कि उनके लिए डिमांड नहीं है। अभी भी मैं जो आपको बता रहा था ना, गाड़ी मार्केट में ऑफ की चल रही है, वाहिद गाड़ी जो ऑन पे बिक रही है वो सुजुकी है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उनकी सप्लाई नहीं है। नहीं, वो देखे, वो बात इस तरह है कि आपने जुलाई 2022 के अंदर जब ये साल शुरू हुआ था, सही है, तो उस वक्त के स्टेट बैंक गवर्नर जो मुर्तज़ा साहब थे और उस वक्त जो फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब थे, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने गाड़ियों को, मोबाइल की और दूसरी मशीनरी की इंपोर्ट को आधे पे कर देना है, कि पिछले साल इस महीने में जितनी इंपोर्ट थी उसका 50% कर दिया। तो वो आप देखें कि गाड़ियाँ मोरलेस 50% ही नीचे आई हैं। तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट डिमांड सप्लाई अभी हमें नहीं पता, क्योंकि अगर ये 70% पे करेंगे तो क्या गाड़ी और बिकेगी, नहीं बिकेगी, कोई 50% बिक रही है। मेरा सवाल यह है कि अब करोला के पास, इंडस के पास 50% तक मंगवाने का है। उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम हायर एंड ज्यादा मंगाएंगे। सिर्फ मंदे में लोग कहते हैं महंगी चीज बेच लो, कम बेच लो। हाँ, तो वो तो उन्होंने अकलमंद फैसला किया। तो उन्होंने, लेकिन उसमें मार्केट में डिमांड भी है। डिमांड अब देखें ना, 55% से आपका वो गिरा है, इसका मतलब है कि उसकी डिमांड भी कम है। 50% तो मंगवा रहे थे लेकिन ज्यादा गिरा है, ये टोयोटा और जो यारिस। लेकिन आपकी जो गाड़ी फॉर्चूनर वगैरह है वो बढ़ गई है, यानी कि उसकी डिमांड मार्केट में फिर भी ज्यादा है। दोनों चीजें, और उन्होंने फिर फैसला भी किया, उन्होंने एंटीसिपेट करके उसकी ज्यादा किट्स भी मंगवा ली। उन्होंने मार्केट की डिमांड को जज किया। और उसकी एक मैं वजह बताता हूँ क्यों डिमांड है कि आपकी करेंसी जो है पिछले 1 साल से गिरी जा रही है। जो यहाँ पैसे वाला है वो PKR से निकल के फॉरेन करेंसी खरीदता है। फॉरेन करेंसी आप ऑफिशियली जाके तो आप ज़्यादा खरीद नहीं सकते, $1,00,000 ज़्यादा साल की खरीद नहीं सकते, और उसके ये वो डॉक्यूमेंटेशन फिर जाके आप अनऑफिशियली लेते हो। ठीक है, कितनी आप ले लोगे, कितनी आप छापाओगे। लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, गाड़ी लेके रख लो, साल बाद गाड़ी की प्राइस बढ़ जाएगी। सही है, ये भी काम कर रहे हैं लोग। कमोडिटीज में कोई भी चीज ले लो, गाड़ियों में भी बहुत सारी कमोडिटीज ले रहे हैं, तो गाड़ी भी एक कमोडिटी है ना। ठीक है, ये भी हो रहा है। आप आज EQS खोल दें, आपने EQS खोली थी जो वो उसकी मर्क की जो है वो दरादर गाड़ियां बिकती नहीं। आप बंद करें, आज आप खोल दें, आप देखिएगा वो सब फिर बिकेंगी, सब बिकेंगी। ये तो जाती है। दूसरा ये देखें, हम EQS खोल देते हैं और हम जो छोटी गाड़ी EV की तरफ नहीं आ रहे। इंडिया के अंदर आपको पता है इस वक्त MG इंडिया के अंदर एक गाड़ी दे रहा है EV 7.5 लाख इंडियन रुपीस की। ठीक है, 7.5 लाख इंडियन रुपीस का मतलब है कि 25 लाख के अंदर पाकिस्तान में गाड़ी मिल सकती है EV। यार इसको रेवोल्यूशनाइज करो, इसको करो। ये MG इंडिया में बना रहा है तो ये MG पाकिस्तान में क्यों नहीं बना सकता? आप उसको इंसेंटिव दो, इसको काम करो। यहाँ पे हर किसी के पास EV हो जाए और ये यहाँ से चार्जिंग होनी शुरू हो जाए। 25 लाख के अंदर आप EV लाओ। 7.5 लाख में इंडिया ने लॉन्च किया। ठीक है, आप 25 लाख नहीं, आप 30-35 लाख से शुरू करो। इंसेंटिव दो। इंडिया में जितनी हमारी गाड़ी साल में बिकती है, वो ऑल्टो इधर इंडिया महीने में बेच देता है। स्केल का बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आप ये देखें कि आपके यहाँ कल्टस इस वक्त 40 लाख की बिक रही है। सही है, वो एक EV 7 लाख इंडियन बेच रहा है।
ये हमें इस तरफ जाना चाहिए। अभी हमने हाइब्रिड के अंदर आप देखें उसमें इंसेंटिव दिए हुए हैं, वो ज़्यादा इंसेंटिव दे दिए। हाइब्रिड अब आप लाते हैं 8.5% का उस पर GST है, उसके मुकाबले की जो दूसरी गाड़ी है उस पर 25% है। भाई आप 18% पे आप 7.5 करते थे, अब उसको 25 और 7.5, अब 3 मिलियन का एडवांटेज हो गया। अब हाइब्रिड जो गाड़ी लॉन्च कर रहा है वो 3 मिलियन नीचे प्राइस कर रहा है वर्सेस दूसरी, तो दूसरी गाड़ी कौन बिकेगी? अच्छी बात है, नहीं अच्छी बिकेगी नहीं। लोग ऐसा हाइब्रिड पे है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड है। आई नो ऑफ अ प्लेयर, टोयोटा लेके आ रहा है हाइब्रिड क्रॉस, HEV आ रही है आपके पास साजगार की। साजगार बाद में आया लेकिन उसने पहली पाकिस्तानी हाइब्रिड बना ली। अब टोयोटा लेके आएगा, तो व्हाट्स स्टॉपिंग Hyundai, Kia एंड ऑल अदर। अच्छी बात है। इसी तरह मेरा पॉइंट ये कि सर देखिए ICE गाड़ियां है ना, मतलब इंटरनल कंबशन वाली हैं, उसे आप हाइब्रिड पे आएंगे और फिर इलेक्ट्रिक। मैं बिल्कुल मानता हूँ, आपने एडवांटेज दिया, 17% GST इस पे था, इस पे 7.5 किया, आपने 10% का फर्क किया, यू गेव दिस एडवांटेज, फेयर इनफ। अब आप उसको लेके 25% पे प्लस उस पे FED आपने डाल दिया 5% प्लस CVT 1%, वो 32.5% वो टैक्स दे रहा है, ये 7.5% दे रहा है। ये बहुत बड़ा फर्क है ना, इतना फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरा पे मर जाएगा। नहीं सर मैं कहता हूँ होना चाहिए, लेकिन देखिए ना अगर इतना बड़ा फर्क है फिर उस लिहाज से होना ही चाहिए था कि आइडली सारे दारे हाइब्रिड पे आए थे, आया कोई नहीं। फिर वो आ जाएंगे तो अच्छी बात। और आप जो पिछली बात कहते हैं ना, देखिए मैं ये बात करता होता हूँ कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। पिछले साल मिफ्ता इस्माइल साहब और स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे, उन्होंने बैठ के कह दिया जी 50%, ठीक है, ऐसे ही कह दिया ना। उससे पहले अगर आपको याद हो शौकत तरीन साहब ने गंडासा उठाया था और मैंने और आप यहाँ बैठे थे, कहा मैं छड्डांगा नहीं, EV खत्म कर देंगे। उससे पहले खान साहब ने कहा था कि मैं सब कुछ EV कर दूंगा। सो हमारे यहाँ ये जो नारे, सियासी नारे लगते हैं ना, उसकी वजह से होता ही है कि आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं है। आप इंडिया की एग्जांपल दे रहे हैं, MG वाले पाकिस्तान में आए, उन्होंने HS बनाई सारा कुछ, तो व्हाट्स स्टॉपिंग देम फ्रॉम मेकिंग एन EV? दिस इज स्टॉपिंग देम। आज वो EV के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें, प्लांट लगा लें, अगले दिन पता लगेगा जी तरीन साहब ने गंडासा उठाया है, उससे अगले दिन पता लगेगा जी वो कहेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब के ऐसी की तैसी इलेक्ट्रिक की जगह भी मेरी वो क्या कोकोमो बिकेगी। जितना जो दिल करे वो बेच रहे हैं ना। तो पॉइंट ये है कि जब तक आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, रिटर्न नहीं होगा। मैं तो हमेशा कैलकुलेट करता हूँ। मैं कल कैलकुलेट कर रहा था, एक इलेक्ट्रिक बाइक मैं रिव्यू कर रहा था, तो मैंने उसको कैलकुलेट किया। फिर मैंने अपने दफ्तर में एक बंदे से पूछा यार तुम्हारा महीने का खर्चा कितना है फ्यूल का? उसने कहा जी 13,000। मैंने कैलकुलेट किया कि अगर वो बाइक वो इलेक्ट्रिक पे चला जाता है तो वो 10,000 महीने का बचाएगा, 10 महीने के अंदर 1,20,000, और तकरीबन 20 महीने के अंदर वो बाइक की प्राइस निकाल लेगा। और वो 20 महीने में बाइक की प्राइस निकालेगा। और बैटरी कितनी चलती है? बैटरी 10 साल। नहीं, वो 10 साल चलेगी तो जबरदस्त है। फिर जबरदस्त है ना। तो मैं ये सोचा अगर मैं उसको पूरी इकोनॉमी पे ले जाऊं तो हमारे इकोनॉमी का जो फ्यूल बिल है वो कैसे बचेगा। ये बात हम चीख के थक गए। आप ई-ट्रॉन, टाइकेंस और अपने उम्रा के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां ड्यूटी फ्री करते रहे या ड्यूटी कम इंसेंटिव देते रहे। जब भी मैं चीखता था कि भाई एक सर्टन बैटरी साइज से नीचे आप जो है ना बेनिफिट दें। ऊपर से क्या करेंगे, नीचे लिबर्टी की आपकी ये पार्किंग है जहाँ पे, इस पार्किंग के अंदर पूरी छत कर दें, उसके ऊपर आप वो सोलर लगा दें नीचे, इसको दिन में वो चार्ज होते रहे। मैं यहाँ पे आपके साथ इंटरव्यू करने आया हूँ, नीचे मेरी गाड़ी चार्ज हो रही है। जबरदस्त। मैं बताता हूँ होता क्या, मैं क्योंकि आपने भी नजर रखी है, भी थोड़ा मैं पॉलिटिक्स पे भी नजर रखता हूँ। हमारे यहाँ होता है कि आज कोई करेगा ना तो जो अगला आएगा ना वो सबसे पहला केस खोलेगा कि जी ये जो पार्किंग थी ये पब्लिक की पार्किंग थी, इसके ऊपर जो ठेका दिया अली खजर साहब ने वो उनके दोस्त सुनील साहब को मिला था, उसके लिए इतनी रिश्वत दी थी। वो इतने नैब के चक्कर, एक दफ़ा एक बंदा जो इनिशिएटिव लेगा उसको पढ़ेंगे कि अगली बारी कोई नहीं लेगा। मतलब मैं आपको बताऊं लिटरली इतने लोग मिलते हैं और वो इतनी देर है। पिछले दिनों एनवायरनमेंट वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें जो है डेटा नहीं मिल रहा तो फ्यूल कंजम्पशन का डेटा आप हमें दें, फिर हम इसको प्रोपोगेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक पे। मैंने सोचा यार दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि गाड़ियों की एवरेज क्या है, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन यस आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जैसे आप कहते हैं ना कि 7 और 25 का गैप है, मैं कहता हूँ जी 7 से भी नीचे ले जाएं। लोगों को एक दफ़ा लेकर तो आए। अभी तो होता ही है कि आपने खोली इलेक्ट्रिक पॉलिसी, मैं चीखता रहा कि जी छोटी गाड़ी पे करें, आपसे बात हुई आपने कहा चले आने दें, ई-ट्रॉन कितनी आ जाएगी, वो 500-600 ई-ट्रॉन आ गई, छोटी गाड़ी एक भी नहीं आई। आप वो MG ने वो अपनी वो दूसरी ZS निकाली, 70 गाड़ियां, मेरे ख्याल 200 गाड़ियां मंगवाई थी, वो 200 उनसे बिकी नहीं पूरी। हाँ, फिर बाद में बिकना शुरू हो गई जब महंगी हो गई। हाँ महंगी हो गई। वो 200 गाड़ियां उन्हें बेचते हुए 2 साल लग गए। बिल्कुल 2 साल में 200। और मैंने आपने दोनों ने वो गाड़ी चलाई है, मुझे तो बड़ी मजे की गाड़ी लगी थी, बड़ी जबरदस्त गाड़ी थी। वो शुरू में 40 लाख की लाए थे, 60 लाख की लाए थे गालिबन से, 62 58 की लाए थे। अब वही गाड़ी आप थोड़ी और सस्ती करें, आप किलोवाट उसका कम कर दें। अब ये 7.5 लाख की जो इंडियन की गाड़ी है वो 35 किलोवाट आवर की है, यानी कि शहर के अंदर चलनी है, 100 किलोमीटर चलेगी, कितनी करेगी यार। आप इस तरह की रेवोल्यूशन लाए, ये बाइक के अंदर लाए। आपका महीने आपका जो पेट्रोल का बिल है वो कितना फर्क पड़ेगा, आपकी जो एनवायरनमेंट के अंदर जो मसला है वो कितना पड़ेगा। लाहौर की स्मॉग में पढ़ते थे, याद होगा, बुली और चिकन। हाँ
मसला ये कि हम एग्जांपल गलत सेट करते हैं। आप पूरे मुल्क में हम कहते हैं जी सोलर लगाएं, हाँ। सोलर का फायदा होगा, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। फिर उस पर वर्किंग की, फिर पता लगा कि जी बीच में सोलर के वो जब आप वर्किंग कर लेते हैं पता लगता है उस पर ड्यूटी बढ़ा दी, महंगे हो गए, सोलर महंगे। फिर पता लगता है जब आपको उसको जब आप ग्रिड सिस्टम को बिजली दे रहे हैं, वो जिस रेट पे आप दे रहे होते हैं, आपका 3 साल का रिटर्न बैक था, वो भी कम कर दिया, वो 5 पे चला जाता है। जब ऐसी चीजें होती है ना, तो फिर जो बंदा भी आप कह रहे हैं ना कि आप लोगों को चेंज करना चाहते हैं हैबिट, लोग कहते हैं रहने दो, पता नहीं इलेक्ट्रिक आएगी क्या होगा, बिजली होगी कि नहीं होगी। बिजली का हम कल एक पिछले हफ्ते एक फोरम पर डिस्कस करते कि दुनिया में क्या रीजन में सबसे महंगी बिजली हम दे रहे हैं। बिल्कुल, 10 रुपए की है, देते 50 की है। 16 सेंट की बिजली है, 40 रुपए की बिजली दे रहे हैं। तो आज मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, अगर आम आदमी ऐसा सोचता है कि आज वो इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले, 50 रुपए से 70 हो जाएगा, 70 से 100 हो जाएगा, उसकी सारी इकोनॉमिक्स उड़ जाएगी। और देखें, और बिजली क्यों महंगी हो रही है? क्योंकि बिजली की कंजम्पशन चोरी हो रही है। नहीं, देखें, एक तो पहले आपने बिजली के जितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो आपने डॉलर बेस्ड किए हैं। आपने जितने फ्यूल लगाए हैं वो आपने इंपोर्टेड फ्यूल लगाए हैं। डोमेस्टिक आपने गैस कोल के वो आपने बाद में किया, एलएनजी पे आप पहले चले गए, कोला भी आपने बाहर का लगा लिया, और आपने डॉलराइज 17.5% आपने गारंटीड रिटर्न दिए, जिसमें शाइन एश्योर्ड इंश्योरेंस भी शामिल है। अब वो आप दे के वो रिटर्न आज बन ही नहीं सकता। आज $1 बिलियन आपने चाइना का उनका देना है, चाइना कहता है कि वो गुस्से में है कि आर्बिट्रेशन में चला जाएगा, और हम यहाँ पे क्या कहते हैं, बिजली की कीमत बढ़ाते जाते हैं, कंजम्पशन कम होती जाती है, कंजम्पशन कम होती जाती है, तो ये जो ये पेमेंट है वो तो उधर ही खड़ी हुई है कैपेसिटी की, और ऊपर चलता जाएगा, तो ये इस तरह चलेगा। अब इस तरह तो ये बिजली जो 100 रुपए की हो जाएगी आपकी। और मजे की बात है, ये नहीं चल आम आवाम को पता है कि मुल्क में बिजली नहीं है, और आपको मुझे पता है कि बिजली एक्सेस है। बिजली एक्सेस है, बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। आप बिजली का बिल उठाएं, उसमें नीलम, जेलम, सतलुज, फलाना, रिसार, मतलब बच्चों को माशरती इल्म उस पे मिलने को, पढ़ने को मिल रही है। मैं बता रहा हूँ, आपका सर्कुलेटेड जो पार्क है उस पे जो आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो भी आप पे कर रहे हैं। हाँ जी, वो भी हम पे कर रहे हैं। जो बिजली का बिल पे नहीं कर रहा वो भी हम पे कर रहे हैं। जो लाइन लॉसेज हैं, इनएफिशिएंसीज हैं आपकी वायरिंग की, वो भी हम पे कर रहे हैं। हर चीज एट द एंड आप 50 रुपए पे कर रहे हैं। बिल्कुल पे कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, होता ये कि सर इससे लॉन्ग टर्म में फिर वही हम जो बात कर रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे आएगी, मुझे तो रेवोल्यूशन इलेक्ट्रिक आती नजर नहीं आती। हमारे मुल्क में देखें, हुकूमत बीच में से निकल जाए, एक पॉलिसी दे और सो जाए, उसके बाद भूल जाए क्या दी है। और पॉलिसी देखिए ना, स्टेट बैंक की इंटरवेंशन आपने कहीं देखी है? ये आइडियल एग्जांपल है, वो जो गंडासा उठा के उन्होंने कहा था जी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं आने देंगे। पिछले साल, अब गाड़ी मंगाना लीगल है ना, सीके टिकट, अगर मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, ऑटो इंडस्ट्री एक लीगल आपने टैरिफ दिया है उस पर मंगा रही है, आपने वो भी रोक दिया। अब वो होगा ये कि वो जो इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट चलता था ना हमेशा, देखें 2016 में प्लांट लगे, आपने उनको कहा 5 साल के अंदर लोकलाइज कर दो, पिछले 2 साल तो आपने उनको कारोबार नहीं करने दिया। मैं आपको गारंटी लेके देता हूँ कि सारे कोर्ट में लेके जाएंगे इनको, बिल्कुल जाएंगे। वो कहेंगे कि आपने हमें 5 साल का काम कहा था, आपने सेल नहीं में कर दी। बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सही बात है। कहेंगे कि भाई आपने रोक दिया काम हमारा, हमने तो एक सर्टेन स्केल पे जाना था, पैसे रिकवर करने थे, फिर हमने इसको लोकलाइज करना था, ये वो कैसे करेंगे? फिर पता लोगों को कैसे खुश करेंगे? एक पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास बुलाएंगे, उसमें लाएंगे 3 ऑटो मैन्युफैक्चरर को, अखबार में आएगा, उनकी सरजनिश कर दी। नहीं, अब ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन पॉलिसी आई थी, सैमसंग भी यहाँ पे आ गया, ये बना रहा है। मोबाइल फोन पॉलिसी आई थी कि उसमें भी ये था कि अभी इसका टाइम आ गया कि उसका थोड़ा बहुत लोकलाइज होना था। मोबाइल किटे नहीं मंगवा रहे इस वक्त। मोबाइल फोन में हो क्या रहा है, आपने यहाँ से कुछ इंपोर्टेड लोग फ़ोन मंगवा रहे हैं, ठीक है, छोटे फ़ोन, और वो फ़ोन मार्केट में बिक रहे हैं, उसको पीटीए पे करो, वो हुड्डी हवाला पे पेमेंट हो रही है, और जो यहाँ बनाने वाले हैं वो बंद बैठे हुए हैं। ऐसे ही 3000 से ज़्यादा बंदा फायर हुआ इंडस्ट्री में। बिल्कुल बंदा फायर। अच्छा, आप बात कर लेते हैं बजट से रिलेटेड चीज़ों में। एक तो हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो गाड़ियों की प्राइसेस महंगी हुई, अक्सर उसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं लोगों को हमेशा समझाता हूँ, अगेन मैं किसी ऑटो इंडस्ट्री का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं साइड नहीं लेता, बल्कि सबसे ज़्यादा मैं उनको क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ कि भाई उनकी जो चीज़ इनएफिशिएंसी है, हम अक्सर बात भी करते हैं। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो आवाम जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और गालियाँ देती है ऑटो मैन्युफैक्चरर को, यार इन्होंने लूट लिया, खा लिया, उस लूट में एक इंसान है जो खामोशी से वो भी इंजॉय कर रहा है, कहते हैं मज़े ले रहे हैं, लेकिन उसका नाम नहीं आता, और वो है गवर्नमेंट। अगर आप किसी भी गाड़ी को देखें, एग्जांपल है, लोग कहते हैं जी होंडा सिविक करोड़ से ऊपर हो गई, या फलानी चीज़ फॉर्च्यूनर जो है वो करोड़ से 2 पे चला गया, तो उसमें मैं कैलकुलेशन कर रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो टैक्सेस है ना इंपोर्ट पे मिला के, FAD, GST, CVT बढ़ गया, जो है आपका GST भी 25% पे चला गया, तो तकरीबन 48 to 50% फॉर अ कार ऑफ साइज मोर देन 2000 cc जो है वो टैक्सेस हैं। सो अगर आप एक फॉर्च्यूनर ले रहे हैं 2 करोड़ रुपए का, तो उसमें आप समझ लें लगभग 90 लाख रुपए तो टैक्स है। अच्छा, इस टैक्स को फर्क भी देखें ना, जो प्राइस बढ़ी है, टैक्स तो पहले भी था, CKD पे तो टैक्स पहले भी था, GST भी था, अब 17% GST था, उस पे 5% आपकी FED थी पहले, ठीक है ना, 17 और 5 कर दें, ये को 22.5% बनता है। अब आप 25% है और 10% FED है, ये आपको 37% पड़ता है, ठीक है ना, तो अब 22 से 37%,
ठीक है जी, यानी कि आपका तकरीबन 70% तो टैक्स आपका बढ़ गया। सही है। तो ये सारी प्राइस टैक्स में चली गई, फिर एस वो भी आ गया, 1% वो डाल दें। अब जितनी भी गाड़ी है, अब जो 1800 सीसी गाड़ी है उस पर 25% GST और 5% FED है, तो 32% तो सीधा सीधा ये FED और GST पे जा रहा है। समझ में कह रहा हूँ, जो प्राइस इंक्रीज का काफी एक अच्छा पोर्शन चंक जो गवर्नमेंट लेके जा रही है, और दूसरी प्राइस इंक्रीज पीछे से वो डॉलर की वजह से जब CKD किट महंगी हुई तो वो भी लोगों को फिर वो ट्रांसफर प्राइसिंग होती है जो हमने जिक्र किया, वो भी लोग करते हैं। तो यार ये मतलब कंज्यूमर जो है दे हैव बीन टेकन फॉर राइड, कि आपका पहले जो प्रोड्यूसर है वो ट्रांसफर प्राइसिंग करके आपको राइड लेता है, फिर हुकूमत है जो टैक्स लगा के राइड लेती है, और एंड में जो अच्छा, बट ये राइड अब खत्म हो जाएगी। अगर आप देखें, मैं भी ये रमजान में भी और उसके बाद भी काफी गाड़ियों पे स्टडी करता रहा हूँ, इस टाइम पे मार्केट में, मैं आपको पहले बता रहा था, कोई ऐसी गाड़ी नहीं जो आपको करंट प्राइस पे ना मिले, बल्कि ऑफर्स मिल रही हैं। हाँ। इस मौके पे अब लोग पूछ रहे हैं जी बजट में क्या होगा, गाड़ी महंगी होगी। मैं कह रहा अगर महंगी होगी तो पहले नहीं बिक रही, आगे बिल्कुल नहीं बिकेगी। मेरा नहीं ख्याल कोई और चीज़ चलेगी, सिर्फ ये महंगी नहीं होगी, मतलब जो 25% GST रखेंगे, FED भी वही पे रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने एक प्रपोजल है कि विद होल्डिंग टैक्स और नॉन फाइलर जो है ना वो 3 टाइम्स कर रहे हैं। सर मैं कहता हूं 10 टाइम होने चाहिए। 10, मैं भी आपकी बात 10 क्या, मैं कहता हूं नॉन फाइलर को गाड़ी लेने न दें। नॉन फाइलर को गाड़ी लेने ना दे, नॉन फाइलर को ट्रैवल नहीं देता ना, ट्रैवल नहीं करने दे। सर जो टैक्स देता है उसको वोट ना देने दें। आप नॉन फाइलर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली हेड फाइलर होना चाहिए, ठीक है जी। मेरी बीवी फाइलर नहीं है तो मैं उसको ले जाता हूँ, फैमिली हेड आपका फाइलर जरूर होना चाहिए। और हाँ, डिपेंडेंट आपके जो है वो आपके वो जा सकते हैं, डिपेंडेंट जा सकते हैं, बट आपका अगर आप नहीं है फाइलर, आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, आपको गाड़ी नहीं लेके देनी चाहिए, आपको मतलब आपको बहुत सारी आपको वोट नहीं देने। मैं तो कहता हूं वोट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बंदा वोट कर रहा है, मुल्क के फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है, वो टैक्स नहीं देता। हाँ, वैसे ही आपने 50-70% की आवाम को तो वोट डालने नहीं देना, ठीक है ना, जो इलेक्शन होने हैं वो उसके साथ कोई ये नॉन फाइलर भी निकालते, कुछ 4-5% लोग वोट डालें, ताकि फाइलर तो वो वोट डाले ना। ये फैसले फाइलर के होने चाहिए, नॉन फाइलर को मुल्क में सर्विसेज नहीं देनी चाहिए। आप इस मुल्क के अंदर देखें, ये इन्फ्लेशन जो आपकी आई है पिछले 1 साल में, 30% की इन्फ्लेशन है, 50% की फूड इन्फ्लेशन है, परचेजिंग पावर इरोजन है, और करेंसी जो है आपकी वो 170 से 300 रुपए के करीब आ गई हुई है। ये सब कुछ हुआ है, और आपका सारा इसका रूट कॉज क्या है? ये आपका फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है। उसका रूट कॉज क्या है कि गवर्नमेंट की ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, SOEs में बहुत। अब आप देखें 12,000 PIA का एम्प्लॉई है जिसको आप सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपके 240 मिलियन लोग हैं जिसमें से 150 मिलियन लोग वर्नेबल हैं, गरीब हैं या गरीब होते जा रहे हैं। अब आपने फैसला करना है कि 12,000 PIA के लोगों को आपने सपोर्ट करना है या वो उसकी सारी इनएफिशिएंसी का टैक्स इन 150 मिलियन पे जाना है। यही बात में जो आपकी डिस्कोस है, लेस्को, फेस्को, इस पे बात करता हूँ, यही बात मैं स्टील मिल पे करता हूँ, यही बात मैं बाकी चीज़ों पे करता हूँ, उनको करें। दूसरा एक आपका नॉन फाइलर है, ये लिबर्टी, ये आपका MM आलम रोड, आगे पीछे जितना रिटेलर है, ट्रेडर है, ये अल्फता एंड ऑल दैट, ये कितना इनकम टैक्स ₹1 पे डाल दिया, कितना इनकम टैक्स पे, नहीं इनकम टैक्स की बात हो रही है, कस्टमर से ₹1 और भी ले रहे हैं हम, वो तो POS के नाम पे, वो तो हुकूमत को जाता है ना, वो तो ₹1 वो हो गया, और कोविड के बाद से शॉपर के पैसे लदा हो, वो अलग हो गए। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो इनकम टैक्स है कि महीने में सुनील मंज पार्क व्हील की नौकरी करता है, सुनील मंज की तनख्वाह है 30 लाख रुपया, उस 30 लाख का 30% 10 लाख रुपया सुनील मंज जो है वो टैक्स देता है हुकूमत को। यही सुनील मंच का जो है यहाँ पे दुकान है वो महीने का कमाता है 50 लाख रुपया, वो महीने का 50,000 1 लाख से ज्यादा नहीं इनकम टैक्स फाइल करता होगा। इनकम टैक्स मैं 50% ऑफ इनकम दे के आ रहा हूं, आप छोड़ दे, 1% भी नहीं दे, तो छोड़ दे आप GST क्यों कर रहे हैं? ये इनकम टैक्स है, GST क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे, और इनकम टैक्स नहीं दे रहे। तो ये आप जो नॉन फाइलर हैं, जो आपके ये 2, 4, 5 लाख लोग हैं या 10 लाख 20 लाख लोग हैं, ठीक है ना, 1-2 मिलियन लोग हैं जिसके ऊपर उसके ऊपर 250 मिलियन है। आपको फैसला करना है। आप लोगों को जब तक टैक्स ना देने पे अंदर नहीं करेंगे ठीक नहीं होगा, और साथ रेट आप नीचे करें। आपको अपनी स्टेट की रेट को इस्टेब्लिश करना है, आपने इस मुल्क को ठीक करना है। इस मुल्क को अगर इकोनॉमिकली डूबने नहीं देना तो आपने अपने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को निकालना है, और जो टैक्स नहीं देता उसको देना है। इसके बाद कोई सूरत नहीं है। और जो आपने अभी जो भी 9 मई के बाद आपने जो स्टेट रेट का जो तरीका किया है, ठीक है गलत है, ये एक अलग बहस है, लेकिन आपने ये प्रूव किया कि रेट है, आप कायम कर सकते हो। Put it at the right place, put it at the right place, ये मैं कहता हूँ। जो जिस तरह नहीं है 9 मई के बाद रेट कायम की गई स्टेट की, आप ये कह रहे हैं कि जो 9 जून को बजट आ रहा है इसमें भी रेट कायम की जाए, और फाइलर और नॉन फाइलर जो है मैं भी ये कहता हूँ टैक्स बेस को बढ़ाएं, बट उसका तरीका ही होना चाहिए। हमारे यहाँ देखें ना, अगेन
दो चीज़ें ऑपोजिट होती हैं। एक तरफ हम कहते हैं हम चाहते हैं लोगों को टैक्स फाइलर बने, दूसरी तरफ कोई बंदा एनटीएन बनवा के दिखा दे बगैर रिश्वत के। ये दूसरा एफबीआर को भी ठीक करें, एफबीआर के अंदर भी ठीक करें। एफबीआर के अंदर अगर लोग रिश्वत लेते हैं उसको एक एफबीआर के बंदों को भी अंदर करें जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उन्हें भी मना करें आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑटोमेट करें प्रोसेस, टैक्स रेट को बेहतर करें, लोगों को अंदर करें, लोग वॉलंटरली टैक्स देना शुरू कर देंगे। टैक्स बेस बढ़ाने के लिए पहली चीज मैं तो ये कहता हूँ लोअर से स्टार्ट करें। अभी वो 0 दे रहा है ना, तो आप पहले दिन बजाय आप कहेंगे जी पान वाला खोखे वाला सीधा ₹1,00,000 दे दे, छोटा छोटा टैक्स जो कि अभी भी वो इनफॉर्मली दे रहा होगा किसी को जो उसके पास आता होगा स्टेट मशीनरी से, उसको ₹10,000 पकड़ा के तो चल यार चले जाए। वही अगर नेशनल किटी में आना शुरू जो 0 से 10 जो है वो 10 टाइम्स एक इंक्रीज होगा और आप टैक्स बेस बढ़ाएंगे, लोअर द रेट, लोगों के लिए आसानी करें। वो लोग कहते हैं कि जी हम दे देंगे जितना हमसे नॉन फाइलर करके ले लो, हम सिस्टम में नहीं आना चाहते। उसकी रीजन क्या है? जो सिस्टम में आता है उसको आप तंग करते हैं। तो आप एक तो ये सिस्टम में आने वाले को तंग करें, और दूसरा अगर कोई सिस्टम में नहीं आना चाहता उसको पकड़ के जेल कर दें। आने वाले को तंग नहीं करेंगे तो आप कहो कि भाई तू इस गाड़ी पे चलाता है, तू ये ट्रैवल करता है, तेरा ये डेटा है, वो डेटा है, आपके पास तो जबरदस्त हर चीज़ है। आपने भी 9 मई के बाद बताया ना कि आपको तो कुछ भी कर सकते हैं, तो आप ये करें, मुल्क को अच्छा करें, मुल्क के लिए को अच्छा करें, मुल्क को सीधा करें। ठीक है। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री के लिहाज से आपने बता दिया है, मेरा भी ये इन्फॉर्मेशन ये कि इस पे कोई भी टैक्स नया नहीं लगेगा। मुझे ये लगता है कि नॉन फाइलर के लिए, जो कि अच्छी बात है, बढ़ा देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा आर्गूमेंट, पिछले दिनों काफ़ी डिस्कशन हो रही थी कि इंसान दुनिया में कई जो है ना चीज़ें कंसोलिडेशन पे जा रही हैं। कई लोग कहते हैं कि जी हमने इस चीज़ में एक्सपर्टी, हम ये बनाएंगे, फलानी जगह ये बनाएंगे। बचपन से हम सुनते आते थे कि पाकिस्तान एक कॉटन बेस्ड मुल्क है। उस दिन हम डिस्कशन करते थे फोरम पे, अब कॉटन की डिमांड नहीं है दुनिया में, तो हमें यहाँ बनाने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। और अगर कोई चीज़ कहीं अच्छी मिलती है जो हम एक यूज़ करते हैं कि री इन्वेंट व्हील ना करें, तो गाड़ियों के सेल्स पे हमने ये देखा है, ऑस्ट्रेलिया जैसी मुल्क है, उन्होंने कहा हमारी इतनी कंजम्पशन नहीं, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी, वो मंगा लेते हैं। इसी तरह अफ्रीका वाले जो वो जापान से यूज़ गाड़ी मंगा लेते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो ऑटो इंडस्ट्री है, जो सूरत हाल है, जो हमारे लोगों की इनकम है और आज की जो प्रोडक्शन की सूरत हाल में, इज़ देयर अ केस फॉर ऑटो इंडस्ट्री इन पाकिस्तान? और आपको लगता है कि यार इसके बजाय इंपोर्ट ही हो जानी चाहिए? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इसमें ये है कि बट हमने 30 साल हमने देखा टोयोटा, ये दो कंपनी उसको चलते हुए, इन्होंने तो अभी लोकलाइज़ की नहीं। और अगर सुजुकी ने कहीं लोकलाइज़ की तो अभी हम बात कर रहे हैं वो ट्रांसफर प्राइसिंग करता है। फिर 4 आप बंदे और ले आए, उनको भी आप ये कर रहे हैं। ठीक है जी, एक गाड़ी कोई यहाँ पे स्केल तो बना नहीं सकता, यहाँ से ना एक्सपोर्ट कर सकता है ना कुछ। आपने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 गाड़ियाँ साल की बनानी है, तो आप कहाँ स्केल बना सकोगे? ठीक है। और कंज्यूमर का कोई फ़ायदा नहीं। आप कहते हो जी आप नौकरियाँ निकालते हो, ठीक है जी, आप कहते हो एक गाड़ी बिकती है तो उसकी 5 नौकरियाँ निकलती हैं। उस 5 में से 3 नौकरियाँ तो जो है आफ्टर मार्केट की हैं, यानी एक पहले डीलरशिप की निकलेगी, फिर उसके बाद आफ्टर मार्केट आपकी पार्ट्स की, और आपकी जो नौकरियाँ हैं वो 2-2.5 नौकरियाँ हैं, 2-2.5 नौकरियाँ उधर जाती हैं। ठीक है। अगर आप गाड़ी पर इस वक्त 2 लाख बेचते हो साल की, और अगर उसको 5 लाख कर दो गाड़ियों को, तो वो 2.5 नौकरियां इधर की डबल हो जाएंगी। इंपोर्ट ला दो ना आप, ठीक है ना, वो डबल हो जाएंगी। ये नौकरियां अगर निकलेंगी तो वो डबल हो जाएंगी। तो नौकरियों का वाला मामला इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। अब अगर इसके बात है कि भाई आप ऑटो इंडस्ट्री को बंद ना करो, आप ये फैसला कर दो कि यार मैंने जो इंपोर्ट के ऊपर ये प्रोटेक्शन जो है ना, मैंने अगले 4 सालों में 5 सालों में इस प्रोटेक्शन को ख़त्म कर देना है, कम कर देना है। ठीक है जी, कि जो इंपोर्ट गाड़ी आती है और जो लोकल गाड़ी आती है उस पर ड्यूटी ऑलमोस्ट और टैक्सेस हम सेम कर दें। मैं आपको एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं बिजनेस अकॉर्डर मैंने ज्वाइन किया 2009 में, तो मैं 2011 में कुछ ज़्यादा लोग मुझे जानते नहीं थे। 2011 में आपको याद है बहुत गाड़ियाँ इंपोर्ट होती थी। वहाँ पे कराची के अंदर एक वो इम्पोर्टर थे, उनका हमने इंटरव्यू किया, अखबार में छाप दिया कि जी इंपोर्ट गाड़ी हो रही है, इसका ये फ़ायदा है। ठीक है जी। अगले दिन हमारे दफ्तर के अंदर परवेज़ ग़ियास साहब और उनके वो दूसरे लंबे वो बालों वाले जो हैं इंडस मोटर के जो सीईओ थे उस वक्त, जमाली से पहले, वो हमारे दफ्तर आ गए। वो आके 4 घंटे मुझे बैठे रहे, मैं नहीं कन्विंस हुआ। उसके 2 दिन बाद अली अभी मरहूम, सही है, ठीक है जी, उनके मैं दफ्तर चला गया। उन्होंने 2.5 घंटे मेरे अपने दफ्तर पे बैठ के मुझे प्रेजेंटेशन दी। मैं ये टोयोटा गया, वो किया, उन्होंने मुझे कन्वर्ट कर दिया। मैं बच्चा मासूम सा बच्चा, उन्होंने कहा कन्वर्ट कर दो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो वो तो इस तरह लेके चलते हैं, हुकूमत के ऊपर, हमारे ऊपर, सबके ऊपर करते हैं। भाई मतलब कंज्यूमर का भी तो हम कहीं सोचे ना यार। आप इतने अरसे से बैठे हो तो आपने कंज्यूमर को क्या दिया? आज भी अगर सुजुकी ट्रांसफर प्राइसिंग करता है तो कंज्यूमर को क्या मिलता है? हमें कंज्यूमर का सोचना चाहिए। आपका आर्गुमेंट यही है, हम बिजली की बात करते हैं कि महंगी बिजली लेके दूसरों को सब्सिडी दे रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि इनएफिशिएंट इंडस्ट्री जो है वो महंगी गाड़ी बेच के नौकरियों के नाम पे 5 लाख लोगों को नौकरियां देके 22 करोड़ आवाम को महंगी गाड़ी दे रहा है। मेरा आर्गुमेंट इससे थोड़ा उल्टा है। मैं ये कहता हूँ कि यार आपने देखे, अगेन सम इन्फेंट्स नेवर ग्रो। अगर एक बच्चा चलना शुरू करता है, आप उसकी उंगली पकड़ते हैं, उसको वॉकर देते हैं।
अब वो वॉकर पे चलने आप उसको ठुड्डा मार दें तो फिर नहीं चलना सीखेगा। आपकी ऑटो इंडस्ट्री के साथ ये हुआ है। हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, आप भी बात करें ईवी से कंपेयर करें, तो कभी आपने ये देखा है 90s में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था? यहाँ आप वो इंडियन एक साबुनदानी टाइप गाड़ी होती थी या मारुति होती थी, चाहिए तो इंडिया में बनेगी, नहीं तो चले। हमारे मुल्क में होता है कि भाईजान आप आते हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आप साल बाद कहते हैं चलो जी इंपोर्ट खोल लेते हैं, एक नॉन पॉपुलर डिसीजन लेते हैं अवाम के लिए। 10 लाख मार्केट में लोग कहेंगे जी कमाल हो गया, अली खिदर साहब की हुकूमत, आवे हम आपके साथ हैं। फिर जब आप जाते हैं, मेरी बारी आती है, फिर वो लोकल इंडस्ट्री वाले आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि भाईजान हम तो ये टैक्स देते हैं, हम तो ये देते हैं। मैं कहता हूँ यार बड़े अच्छे लोग हैं, बंद कर दो इंपोर्ट को। फिर जब मेरी जाने की बारी आती है तो मुझे भी आता है कि मैंने भी वोट लेना है, मैं फिर इंपोर्ट खोल देता हूँ। तो एक जो सीसो लगा हुआ है ना कि पहले 5 साल 10 साल अब खत्म करना पड़ेगा, एक दफा डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखें, जैसे अभी हम बात कर रहे थे लोकल इंडस्ट्री को, आपने कहा कि जी पहली ऑटो पॉलिसी आई 2016 से 21, सेकंड इमरान खान साहब की आई 22 वाली, तो आपने कहा जी हम बिल्कुल अच्छी बात है, जो मैं हमेशा सलूट करता हूँ इस बात पर रज़ाक दाऊद साहब को, उन्होंने सब कुछ वैसे ही कंटिन्यू किया, ये नहीं किया कि डिसकंटिन्यूटी आ गई। लेकिन फिर अभी सीकेडी के मसले आ गए, बीच में गंडासा उठा लिया तरीन साहब ने कि हम चेंज कर देंगे, तो कंसिस्टेंट फिर नहीं रही पॉलिसी। देखिए मुल्क को एक दफ़ा आप अगर जब सीधा होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू होता है, सीधा होता है, तो इसको सीधा करने के लिए आपको इंडस्ट्रीज़ को भी सीधा करना है। आपने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को जो रिलीजियसली फॉलो कर रही हैं उसको नहीं फॉलो करना। हमें जिस सेक्टर में हमारी जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। अगर कॉटन नहीं उगती और तो शुगर उगती है, आप अब देखें मेज़ है, मेज़ और कॉर्न जो है वो साइलेंट रेवोल्यूशन है, वो ज़बरदस्त ग्रो कर गई क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट कभी आई नहीं, वो खुद ही ग्रो करती रही। गवर्नमेंट यहाँ पे वीट की ये सपोर्ट प्राइस है, शुगर ये कर रही है, उसमें सब गंद होता है। ये फिर सस्ता आटा बेचते हैं, उसमें बंदे मरते हैं, सारे पैसे खाते हैं लोग। खत्म कर दे, हुकूमत छोड़ दे कुछ भी करना, हुकूमत कर दे छोड़ करना, वो पॉलिसी दे यार, उसने जो उगाना है उगाए, जो उसको समझ आती है उगाए, वो बेचे। तो फिर ऑटो इंडस्ट्री में हम क्यों कहते हैं गवर्नमेंट है? मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं, लोग कहते हैं जी प्राइस कंट्रोल, मैं कहता हूं क्यों करें? नहीं करें। देखिए 200 अगर बेच रहे हैं हुंडई वाले और स्पोर्टेज बेच रहे हैं किया वाले, दोनों सेम प्रोडक्ट है, एक थोड़ी महंगी एक सस्ती, मार्केट डिसाइड करिए किसने क्या लेना है। हम डंडा लेके क्यों जाए? यार आप डंडा लेके इसलिए के जाते हैं, आपने इंपोर्ट बंद की हुई है, आज आप इंपोर्ट खोल दें, इंपोर्ट खोल देंगे ना, ये आपको मसला ही नहीं रहेगा। आपने क्या कहा ठीक है जी इंपोर्ट पे आपको चीज़ मिल रही है दुनिया में से कहीं से भी, आप यहाँ पे महंगा बेचेगा, आप बाहर से सस्ती ले लें। अच्छा चलें आखिरी पे आ जाते हैं। अभी जो बात हम कर रहे थे कि टैक्सेशन जितनी, और वैसे भी मैं बताऊं जो हालात चल रहे हैं ना, अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया 2-4 तो वैसे ही बंद हो जाने हैं ये ऑटो वाले पुराने। नहीं मैं जिस तरह बात करते कि जो अभी गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ी, लोगों के अंदर वो जो है एक जो कहते हैं ना उनका पॉइंट आ गया जिसके वो गाड़ी नहीं ले रहे, और उसमें मेजर पोर्शन टैक्स का है। तो टैक्स भी तो गवर्नमेंट को देखे ना कितना मिल रहा है, और सारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसमें कोई चोरी नहीं तो है। टैक्स आप गाड़ी जब इंपोर्ट करेंगे उसमें भी टैक्स मिल जाएगा। वो टैक्स की वो पॉलिसी नहीं है ना, देखें पॉलिसी लाना, वो अभी क्या 2 नंबर पासपोर्ट लिया, दीर गए स्वाद गए पासपोर्ट लेने, 2 नंबर चीजें खत्म करे। सीधी गाड़ी सुनील ने इंपोर्ट करनी है, सुनील इंपोर्ट करे, ये उसकी गाड़ी की इनवॉइस बनती है, ठक करके टैक्स दे, ड्यूटी दे, जो भी है प्राइस, और उसके बाद वो मार्केट में चलाए बेचे, उसकी मर्जी। गाड़ी तो मैं वैसे ही कहता हूँ शिकंजा जिसने लिया, आपको उसको बैक ट्रेस करें भाई ली कैसे, हाँ पैसे कहाँ से आए। सुनील जो अपना इनकम टैक्स देता है, उसके बाद उसके पास इतने पैसे बचे थे कि उसने गाड़ी ली, कैसे अगर सुनील नहीं देता तो अंदर कर दें सुनील को। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस तरह करके बड़ा इजी ट्रेसेबिलिटी है उसमें। सी क्लास जेल में रखे ना सुनील को, 1 हफ्ता टैक्स देगा वो। मुझे ना रखे यार, जेल में भेज रहे। तो ये मेरा ख्याल है एक आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम बेसिकली बजट से पहले बात करें, हम कोशिश करेंगे कि बजट के बाद भी बैठ के बात कर लें, बिकॉज मुझे यकीन है आपको भी और मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहना है 9 तारीख को जी जिस दिन बजट का अनाउंस हो रहा होगा ना कि हमारे मुल्क में गंदम के पैसे हैं कि नहीं, हमारा डॉलर है कि नहीं, हमने डिफॉल्ट करना है कि नहीं, तो फ़ोन बज रहा होगा पैन गड्डी की ड्यूटी होते गई कि थले, सबका ये सवाल होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पोस्ट बजट भी आप लोगों के लिए एक पॉडकास्ट लेके आए और आपको बताएं कि क्या क्या टैक्स लगे हैं, क्या क्या नहीं लगे। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड जनरल डिस्कशन, हमने कोशिश की है कि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तक लेकर आए। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।